हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर से एक बार हम आ गए हैं इस रेक्टिलिनियर मोशन के नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 6, जैसे आप देख पा रहे हैं, है ना। और ये पार्ट नंबर 6 जो है ये लास्ट वाले पार्ट से ही रिलेटेड है। जैसे 4 और 5 आप देख रहे हैं, फोर्थ वाले पार्ट में हमने कैलकुलस स्टार्ट किया था। कैलकुलस यानी वो बेसिक मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल एड जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रेक्टिलिनियर मोशन यानी मोशन के अंदर। तो हमने वो बेसिक मैथमेटिक्स को थोड़ा सीखना शुरू किया था इन बिटवीन, और उसी मैथमेटिक्स में हमने अब तक डेरिवेटिव पढ़े थे, डेरिवेटिव्स पढ़ रखा है और डेरिवेटिव्स के सारे रूल्स देख रखे हैं। आज का टारगेट हमारा है कि हम डेरिवेटिव से उल्टा अब कैसे जा सकते हैं, यानी डेरिवेटिव से उल्टा एक ऑपरेशन हम लोग सीखने जा रहे हैं जो कि है इंटीग्रेशन। यानी जैसे आप देखोगे कि 3 में प्लस अगर कर दूं मैं 2 तो 5 मिल जाएगा मुझे, और अगर मैं इस 5 में से वापस 2 को शायद 2 को माइनस कर दूं तो वापस मुझे मिल जाएगा 3। यानी आप ये देख सकते हैं कि जब मैं 3 में 2 को ऐड कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है 5। ये एक ऑपरेशन है जिसको मैं कहता हूं एडिशन, और जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है इस रिजल्ट में से अगर मैं एक और ऑपरेशन है जिसको मैं कहता हूं सब्सट्रैक्शन वो करता हूं विद द सेम नंबर, तो मुझे वापस से वो जो है 3 मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एडिशन और ये जो सब्सट्रैक्शन है ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोज कर रहे हैं। एक ऐड कर रहा है नंबर को, दूसरा सब्ट्रैक्ट कर रहा है एक नंबर को। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि दे आर अपोजिट टू ईच अदर। तो वैसे ही जब हम डिफरेंशिएशन देखते हैं या जब हम डेरिवेटिव देखते हैं, तो जो डेरिवेटिव करने के बाद हमें जो आंसर मिलता है अगर उसका वापस इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो वापस इंटीग्रेशन करने के बाद हमें सेम जो इक्वेशन था वो मिल जाएगा, या सेम जो फिजिकल क्वांटिटी थी वो मिल जाएगी, सेम फिजिकल क्वांटिटी मिल जाएगी। यानी सर क्या कह रहे हैं, कैसा कह रहे हैं, समझ में नहीं आई है कुछ बात, बहुत अच्छे से समझेगी। जस्ट 5 मिनट फोकस करके सुनो, बड़ा मजा आएगा, 5 मिनट में हर बात क्लियर हो जाएगी। मैंने कहा कि इंटीग्रेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जो डेरिवेटिव से अपोजिट है। जो डेरिवेटिव में आपको रिजल्ट मिलेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप आम लेके चले थे, ठीक है, आप आम लेके चले थे, घर गए, आम को छील लिया पूरा, उसका अंदर से जो पल्प है निकाल लिया, मिक्सी में घुमाया, मिक्सी में घुमा दिया, मिक्सी में घुमा के उसमें दूध डाला, आइसक्रीम डाली, मिल्क शेक बन गया। अब ये तो भैया आम से मिल्क शेक बन गया, अब पी गए ये मत बताना मुझे, मैं तो सिर्फ अभी तक के आम से मिल्क शेक तक पहुंचा हूं, है ना। आप आम लाए, उसका पल्प निकाला, मिक्सी में डाला, दूध डाला, शक्कर डाली, आप पी गए, पिए नहीं सॉरी, मिल्क शेक बना के रेडी कर दिया। तो ये जो प्रोसेस थी आम लाने से मिल्क शेक बनाने तक, मान लो ये डेरिवेटिव्स हैं। अब आपके पास एक नया हथियार है। एक दिन ऐसा इच्छा हुआ मिल्क शेक बनाया, पता नहीं मूड नहीं हुआ मिल्क शेक बनाने के बाद, इसको सोचा चलो वापस से आम बना देते हैं, यानी वापस से आम पैक कर देते हैं। तो जब आपने आम से मिल्क शेक बना लिया, यानी आपने डिफरेंशिएट कर दिया, अब आप मिल्क शेक से वापस अगर आम बना पा रहे हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इंटीग्रेशन। यानी पूरे के पूरे आपके पास एक समझ लो एक x था, उसको डिफरेंशिएट करके आपने y बनाया, अब y से वापस x बनाना है तो आप इंटीग्रेट कर दो, वापस से x मिलेगा। इंटीग्रेशन वो प्रोसेस है, इंटीग्रेशन वो ऑपरेशन है। तो अब आप ये समझने की कोशिश करें कि इंटीग्रेशन इज जस्ट एंटी डेरिवेटिव दैट इज अपोजिट टू डिफरेंशिएशन। व्हेनेवर यू डिफरेंशिएट एनी फंक्शन, जब भी आप किसी फंक्शन को, किसी भी वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा, अगर आप उस आंसर को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको वापस से वही वैल्यू ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। सर थोड़ा सा और बताइए, थोड़ा, ये तो बहुत मैथमेटिक्स हो रहा है, मैथमेटिक्स हो रहा है, थोड़ा फिजिक्स से रिलेट करिए इसको, फिजिक्स से रिलेट करके बताएंगे, फिजिक्स से रिलेट करके बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। जैसे कि आपके पास है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट से आप वेलोसिटी कैसे निकालते हो आपको पता होगा, डिस्प्लेसमेंट से आप वेलोसिटी कैसे निकालते हो। दिस इज डिस्प्लेसमेंट s, नाउ व्हाट यू विल डू, डिफरेंशिएट डिस्प्लेसमेंट s with respect to t, that is ds by dt, it will give you velocity. This velocity v is nothing but ds by dt. What you need to do, you need to differentiate this displacement, differentiate displacement with respect to time, you get the velocity. Again, if you want to get back to this displacement, what you will do, भाई मैंने डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी बनाया डिफरेंशिएट करके,
तो वेलोसिटी से वापस डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो एक ऑपरेशन चाहिए, तो इंटीग्रेट वेलोसिटी टू गेट डिस्प्लेसमेंट, टू गेट डिस्प्लेसमेंट अगेन, टू गेट डिस्प्लेसमेंट अगेन। सोचो सोचो, बड़ी जबरदस्त चीज है भाई। डिस्प्लेसमेंट से जब डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाली जा सकती है तो वेलोसिटी से कुछ करके डिस्प्लेसमेंट भी तो निकालना आना चाहिए ना भाई, ये बात तो होनी चाहिए। जब मुझे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी मिल सकती है तो वेलोसिटी से वापस डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं मिल सकता? जो डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी में कन्वर्ट करता है वो ऑपरेशन डिफरेंशिएशन है, पर जो ऑपरेशन वापस वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट पे ले जाता है वो इंटीग्रेशन है। यानी इंटीग्रेशन इस डेरिवेटिव्स का या डिफरेंशिएशन का एंटी हो गया, अपोजिट हो गया, इसलिए नाम लिखा है ना इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव या अपोजिट टू डेरिवेटिव्स। एक और बहुत मजे की बात बताता हूं, जितने रूल्स अपन वहां पढ़े डेरिवेटिव में सर, यानी क्या इधर रूल्स का जो आंसर आ रहा था, यानी ddx ऑफ sin x जो था वो cos x था, ddx ऑफ sin x cos x था, यानी cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा क्या? होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अपन ने बताई ही वो बात है कि आपने एक फंक्शन लिया, उसको डिफरेंशिएट किया, एक आंसर मिला, उस आंसर को इंटीग्रेट करोगे वापस ओरिजिनल फंक्शन रिगेन हो जाएगा। पर सिर्फ थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, थोड़ी सी बाउंड्रीज हैं, उन बाउंड्रीज को आप फॉलो करेंगे। आई होप उन बाउंड्रीज को फॉलो करेंगे तो फिर टेंशन खत्म। बस उतनी बातें फॉलो कर लो, बढ़िया से आप इंटीग्रेशन डेरिवेटिव को यूज करके जो भी चीजें चाहते हैं वो कर लेंगे। अब ये जो मैंने यहाँ बनाया है ना, इसको थोड़ा इनकम्प्लीट है, क्योंकि वेलोसिटी से आप एक और स्टेज नीचे जाते हैं अगर, तो आपके पास आता है एक्सेलरेशन। आपको पता है एक्सेलरेशन इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पे आप क्या लिख देंगे? जस्ट राइट डाउन डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज dv by dt is acceleration. Differentiation of velocity with respect to time, that is dv by dt is acceleration. Differentiation of displacement with respect to time, that is ds by dt is velocity. भाई सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो यानी एक्सेलरेशन से वापस वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहां आप लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टू गेट वेलोसिटी। ये जो मैंने बनाया है ना ये फ्लो चार्ट, ये एरोस के साथ ध्यान रखो। डिस्प्लेसमेंट से नीचे जाओगे तो वेलोसिटी, यानी नीचे जाने का मतलब डिफरेंशिएट करना, ऊपर जाने का मतलब इंटीग्रेट करना। एक उतरने वाली प्रोसेस है, एक चढ़ने वाली प्रोसेस है। डिस्प्लेसमेंट से उतरोगे तो वेलोसिटी, वेलोसिटी से उतरोगे तो एक्सेलरेशन, डिफरेंशिएट कर करके उतरोगे, और वापस चढ़ना तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यानी एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। दिस इज द सिंपल थिंग। सर ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, अपोजिट, बात समझ में आ गई। अब बताओ कैसे करें, इंटीग्रेट करना कैसे, ये बताओ। बिल्कुल बता देते हैं, बहुत सिंपल है। एक्चुअली आप अगर देखेंगे तो y जो था, कोई फंक्शन ऑफ x एक इक्वेशन थी, आपने इसको क्या किया? डिफरेंशिएट किया y को विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी आपने लगा दिया dy बाय dx इक्वल टू ddx ऑफ f ऑफ x। ये किया आपने। ये जो ddx ऑफ f ऑफ x है, ये कुछ तो भी बन गया, मैं इसका नाम लिख देता हूं f डैश ऑफ x बन गया। देखो ddx ऑफ x, अच्छा एक बात और, मैं थोड़ा यहां लिखता हूं एक चीज। फर्स्ट डेरिवेटिव of displacement is velocity with respect to time। थोड़ा ये समझो तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां लिख सकता हूं मैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन, या ऐसा कह दूं तो सेकेंड डेरिवेटिव, किसका सेकेंड है ये?
भाई एक बार डिस्प्लेसमेंट डेरिवेटिव होके वेलोसिटी दिया और एक बार होके एक्सेलरेशन दिया, यानी सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। सोचना थोड़ा है ना, जरा सोचो, बड़ी इंपॉर्टेंट दो बातें लिखिए, एक और दो, ये वाली भी इंपॉर्टेंट है, ये वाली भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का पहला डेरिवेटिव वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट का पहला डेरिवेटिव वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट का दूसरा डेरिवेटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का पहला डेरिवेटिव ही एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी, ऊपर से जा रहा होगा। भाई डिस्प्लेसमेंट देखो, पिछले वीडियो में जाके देखो, आखिरी में क्वेश्चन कराया, डिस्प्लेसमेंट एज फंक्शन ऑफ टाइम दिया था। डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करते थे तो वेलोसिटी मिलती थी, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। फिर जो आंसर मिलता था वेलोसिटी, उसको फिर एक बार डिफरेंशिएट करते थे तो एक्सेलरेशन मिलता था। एक्चुअली आपने डिस्प्लेसमेंट को दो बार डेरिवेटिव किया तो एक्सेलरेशन मिला, या आप कह सकते हैं आपने वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट किया तो आपको एक्सेलरेशन मिला, ऐसा कह सकते हैं, वही लिखा है मैंने। अब वापस इधर आओ, थोड़ा सा इधर आओ। यहां आपने क्या किया, देखो एक y था इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, अब इसको लेके गड़बड़ाना मत यार, y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये कोई जनरल इक्वेशन लिखी हुई है तो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x ऐसा लिख दिया मैंने। ऐसी इक्वेशन नहीं लिखनी थी तो ऐसा जनरल लिख दिया बस। तो डिफरेंशिएट किया y को विद रिस्पेक्ट टू x, आपको क्या मिला, dy बाई dx इक्वल टू f डैश ऑफ x मिला आपको, dy बाई dx इक्वल टू मिला f डैश ऑफ x। देखो जरा, f डैश का मतलब f ऑफ x का फर्स्ट डेरिवेटिव, f डैश, एक डैश लगाए तो फर्स्ट डेरिवेटिव, डबल डैश लगा दो f डबल डैश ऑफ x का मतलब सेकंड डेरिवेटिव, ट्रिपल डैश लगा दो 3 टाइम्स। देखो आप किसी भी फंक्शन को तब तक डेरिवेट कर सकते हो जब तक वो फाइनली जीरो नहीं आ जाता या फिर फाइनली वो टर्मिनेट नहीं हो जाता, वहां पे चेन को और आप फर्दर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तब तक आप कर सकते हैं। किसी का nth डेरिवेटिव भी मैथ्स में निकाला जाता है, तो मैथ्स में इसको बाकी आगे तक ले जाया जाता है। हमारे लिए फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव सफिशिएंट है, वैसे भी सेकंड डेरिवेटिव यानी एक्सेलरेशन है, बड़ा सिंपल है। फिजिक्स में बहुत छोटी चीजें हैं, मैथ्स में इसको लेके बहुत डिटेल में जाया जाता है, इतना पढ़ लो बहुत है, वेरी मच सफिशिएंट। अब एक बात सोचो, आपके पास ओरिजिनल फंक्शन था f ऑफ x, डेरिवेट करके मिल गया f डैश ऑफ x, कोई बोला सर ये f डैश ऑफ x हटा के मुझे वापस चाहिए f ऑफ x। थोड़ा देखो, मैं इसको ना और थोड़ा अरेंज करता हूं, ये इक्वेशन क्या है पता है, dy dx को इधर भेज देता हूं, यानी f डैश ऑफ x dx। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं ना, देखो जरा, अब जरा इसको इससे कंपेयर करो, y इक्वल टू f ऑफ x है एक जगह, ये एक इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन मैंने यहां ला दी सीधे, y इक्वल टू f ऑफ x है और dy इक्वल टू f डैश x dx है। ये जो y है, y से dy बना है, पर d का मतलब क्या होता था याद करो, वेरी 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 स्मॉल पार्ट, यानी y को वेरी वेरी स्मॉल पार्ट dy में कन्वर्ट कर दिया गया। y यानी हम इसको ऐसा लिख लें, ऐसा लिख लें, ऐसा लिख लें, थोड़ा इसको लिख लेते हैं, dy इज द वेरी very small part of y। dy जो है ना वो y का ही बहुत छोटा पार्ट है, यानी y को तोड़ 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 के dy बनाया, यानी डेरिवेटिव का मतलब होता है तोड़ना। तो इंटीग्रेशन का क्या मतलब होना चाहिए, जोड़ना। क्या किया आपने, थोड़ा सा केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, छोटे छोटे एटम, सबसे छोटा एटम, अपन एटम के नीचे नहीं जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस वैसे नहीं, मान लेंगे कि इसके अंदर सबसे छोटी चीज है एटम, इसका एक छोटा एटम निकाला तोड़ के रख दिया, दूसरा एटम, तीसरा एटम। देखो अब मजाक मत समझो कि ऐसे कोई एटम एक एक निकाल के नहीं रखता है, पहली बात मैं समझा रहा हूं सिर्फ। dy इतनी छोटी चीज है कि वो एकदम नेग्लिजिबल है, तो मान लो इसको हमने, इसके अंदर कुछ तो करोड़ों में एटम्स हैं, करोड़ों भी नहीं, कितने 10 के पावर में है, वो सारे एटम ऐसे बिखरा दिए और उसका एक एटम निकाल के रख लिया अपने पास, वो आ गया dy।
सब एटम ऐसे बिखेर दिया अलग 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 अलग, तो ये सब dy dy बन गया, सारे dy बन गया। तो ये dy है, ये dy इज f डैश x dx, यानी वो dy यानी एक छोटा एटम है, y यानी पूरा डस्टर था, dy यानी उसका छोटा सा फ्रैक्शन पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। तो आपको क्या हो गया, y को तोड़ के dy मिला। अब मैं कहता हूं dy से वापस y बना के बताओ क्या करोगे, सारे dy उठाओगे फिर जोड़ दोगे तो बन जाएगा। तो इस बात को समझो, इस एग्जाम्पल से समझो कि इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना, डेरिवेटिव का मतलब है तोड़ना। तो हमारा काम अब इंटीग्रेशन सीखना है जिसमें हम सारे जोड़ेंगे, यानी हमें जो dy dy है सारे जोड़ने पड़ेंगे और जोड़ के उनको हमें बनाना पड़ेगा वापस से y। तो अब ये हमारा मोटिव है। तो अब मैं क्या कहता हूं थोड़ा देखेंगे। अब यहां से आगे का जो मुद्दा है, dy इज वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ y, therefore we need to integrate, let it be equation number 2 and this is equation number 1. I think it is visible. We need to integrate equation 2 to get back equation 1. To get back equation 1. So अब क्या करोगे आप लगाओगे एक साइन, ये है इंटीग्रल dy, दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन। मैं अभी डिटेल में बताऊंगा, दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये साइन है इंटीग्रेशन का। ये जैसे d तोड़ने वाला, डेरिवेट करने वाला साइन है, तो ये जो ऐसा s टाइप का देख रहे हो आप, ये ऐसा s टाइप का देख रहे हो, दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन। जहां भी इंटीग्रेट करोगे साइन लगाना होगा। अब कोई भी ऑपरेशन मैथ्स में सिर्फ एक तरफ नहीं होता, दोनों तरफ होता है। तो इंटीग्रल dy इक्वल टू इंटीग्रल, यहां पे आ गया f डैश ऑफ x dx। ये dx भी लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने y को x के रिस्पेक्ट में तोड़ा था, तो वापस से उस x को लेने के लिए x के रिस्पेक्ट में ही जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो dx है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसके रिस्पेक्ट में जोड़ रहे हो। This integral dy will turn out to be y and integral f dash of x will turn out to be f of x. So this will be the equation. अब मैं इसको करके दिखाऊंगा रूल के साथ। ये तो अभी सर इंटीग्रल f dash of x dx है, f of x क्यों? तो पहले f dash of x को डिफाइन करना पड़ेगा, f dash of x क्या है, यहाँ f of x को डिफाइन करना पड़ेगा क्या है, फिर उसके बाद हम उसको समझेंगे। बट अभी के लिए ये जनरल चीज समझो, सिर्फ जनरल बात समझो। अब इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर चलते हैं, थोड़ा इसके अंदर चलते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, मज़ा आएगा। पर इस सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एक रूल, यानी एक आपको मैं बता दूं कि y इक्वल टू, मैं इधर थोड़ा सा अच्छे से इसको बना देता हूं, f डैश ऑफ x dx। तो ये हमारे पास कोई भी टर्म का इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रल dy y हो गया। दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। एंड दिस इज फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड, ठीक है। एंड दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन, विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन, विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। ओके, सो दिस इज द बेसिक थिंग। ओके, अब सबसे पहली बात, एक रूल नंबर 1, इंटीग्रल x टू द पावर n dx। देखो, इस रूल को पावर रूल के साथ ऐसे चूड़ा नहीं बनाना है, उसको ऐसा जंबल नहीं कर लेना है। दिस इज ऑल्सो x का पावर n, ddx ऑफ x का पावर n भी देखा था आपने, वैसा ही रूल है। बस एक रूल है जो थोड़ा डिफरेंट है, आपको इसको समझना है। और वैसे ही जैसे पावर रूल डेरिवेटिव में था, वैसे ही इंटीग्रेशन में रूल है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। तो यहाँ जैसे डेरिवेटिव के अंदर डी डी एक्स ऑफ, मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे डेरिवेटिव के अंदर डी डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन, एन टाइम्स एक्स का पावर एन माइनस 1 होता था, यहाँ ये थोड़ा डिफरेंट है। x का पावर आएगा n+1 और अपॉन में भी आएगा n+1, एंड n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। यहां देखो, ये वाला जब डेरिवेटिव का रूल आपने पढ़ा था,
तो n कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, पर इंटीग्रेशन में एक बात को आपको ध्यान रखना है कि ये वाला n जो है -1 नहीं होना चाहिए। अगले 10 मिनट में बता दूंगा क्यों नहीं होना चाहिए, आ जाएगा वो, क्योंकि एक दूसरा रूल है उस पर डिपेंडेंट। तो एक रूल दूसरा डिपेंडेंट है, आप खुद समझ जाओगे ऐसा क्यों बोला गया था। जस्ट वेट फॉर सम टाइम, बट दिस इज रूल नंबर 1 एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल। डी डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n अगर आप करते तो वो nx का पावर n-1 बनता, पर डी डी एक्स ऑफ अगर आप इंटीग्रल अगर आप x का पावर n करेंगे तो दैट विल बी x का पावर n+1 अपॉन n+1। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बस आपको ये अभी ध्यान रखनी है। मैं थोड़ा सा अब इसके आगे इस रूल को यूज करते हुए, आप आई होप ये आप सबने लिख लिया होगा, तो हम इसको लिख देते हैं। अच्छा, मैं एक चीज और इसमें ऐड कर देता हूं, जस्ट वेट। जैसे ये dv adt है तो थोड़ा सा dt को इधर भेज देंगे हम, तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, देखो dv इक्वल टू adt बन जाएगा, और फिर हम इंटीग्रेट कर लेंगे dv और इंटीग्रल करेंगे adt। तो इंटीग्रल dv, जैसे यहाँ इंटीग्रल dy y बन गया, तो वैसे ही इंटीग्रल dv बन जाएगा v होगा इंटीग्रल adt। यानी एक्सेलरेशन को अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो, एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो, तो आपको वेलोसिटी मिलता है। ये आ गया आपके पास वेलोसिटी। वैसे ही मैं थोड़ा इसको भी अगर लिखूं इस तरीके से, तो ये आ जाएगा v इक्वल टू ds/dt। आप dt को इधर भेज दें, सो ds विल टर्न आउट टू बी vdt, ds will turn out to be vdt। इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रल ds इक्वल्स टू इंटीग्रल v dt। तो फाइनली ये जो चीज़ है ये क्या बन जाएगी, मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ, कहाँ लिखूँ, हाँ यहाँ लिख देता हूँ। फाइनली ये चीज़ कैसे बन जाएगी, देखो यहाँ लिख रहा हूँ। ये चीज़ ऐसे बन जाएगी, इंटीग्रल ds विल बिकम नाउ s इक्वल टू इंटीग्रल v dt। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। यानी डिस्प्लेसमेंट इज इंटीग्रल vdt एंड वेलोसिटी इज इंटीग्रल एक्सेलरेशन dt। एक्सेलरेशन को टाइम के साथ इंटीग्रेट करोगे, वेलोसिटी मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी को टाइम के साथ इंटीग्रेट करोगे, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे, वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे, एक्सेलरेशन मिलेगा। एक छोटी चीज और लिखना चाहूंगा, जैसे v is ds/dt, a is dv/dt, a is equal to dv/dt। तो इसको थोड़ा सा और एडवांस करता हूं। v की वैल्यू ds/dt है, तो मैं अगर इस v की वैल्यू को इधर रख दूं, व्हाट आई गेट, सो a इक्वल टू ddt ऑफ ds/dt, इट इज ddt ऑफ ds/dt। v is ds/dt, तो v की जगह ds/dt लिख दिया। इसको ही लिखने का तरीका है, it is d2s by dt square, d2s by dt square, that is nothing but second derivative, that is nothing but the second derivative of displacement with respect to time। This is nothing but the second derivative of displacement with respect to time, second derivative of displacement with respect to time। So much of information, so many things, कितनी सारी बातें हैं, you can keep it with you, so many things। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अच्छे से नोट्स बनाओ, पूरा कॉपी भर के लिखो इसको अच्छे से। और अब हमें थोड़ा आगे बढ़ना है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। आई होप आपने लिख लिया होगा। अब मैं कुछ बातें आगे, एक लेवल आगे ले जाता हूँ, नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। और अगर आपने नहीं लिखा होगा तो इसको पॉज करें, लिखें, पॉज करके लिख लें, बड़ा मजा आएगा। सो these are the things which are very much necessary for physics। Actually they are very much necessary for physics। अभी आप देख रहे होंगे कि मैं जो डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन है, ये आपको सिर्फ रेक्टिलिनियर मोशन की टर्म्स यानी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनसे रिलेट करके बता रहा हूँ। पर आगे आने वाले फिजिक्स में आप ये देखेंगे कि ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैसे हर जगह ज़रूरी है। तो सबसे पहले नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस रूल नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं टू वेरीफाई दैट इंटीग्रेशन is
एंटी डेरिवेटिव। भाई मैंने कहा है कि कोई भी फंक्शन लो, उसको डिफरेंशिएट करो, जो आंसर मिलेगा उसको इंटीग्रेट करो तो वापस ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। बोला है मैंने सर वेरीफाई करके बताओ, वेरीफाई करके बताएंगे, कौन सी बड़ी चीज है। तो अब सबसे पहले तो एक फंक्शन ले लेते हैं, y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x, ऐसा एक फंक्शन ले लेते हैं। जब हम ऐसा एक फंक्शन ले लेते हैं, ये कोई फंक्शन ऑफ x हो गया हमारे पास, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले दिस इज इक्वेशन नंबर 1, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं y को विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू हमें मिलेगा डी डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x। अब आप इसको dy बाई डी एक्स लिख दो, ये मिल गया आपको 2 सामने आके 4x प्लस 3, ये आ गया इसका डेरिवेटिव। आपने डेरिवेट किया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप इसको ये भी कह सकते हो दिस इज एफ डैश ऑफ एक्स, यही एफ डैश ऑफ एक्स बन गया क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, पहले डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो एक डैश लगेगा, देखो अभी अभी बताया था। अब इस एफ डैश वाली टर्म को अगर इंटीग्रेट किया जाए तो वापस ओरिजिनल मिलेगा। हाँ मिलेगा, मिलेगा, अभी लाके बताएंगे। पहले एक छोटा एग्जाम्पल इसके लिए देखते हैं। फाइंड y इक्वल टू इंटीग्रल x का पावर 6 dx। x के पावर 6 को इंटीग्रेट कर लो। भाई इंटीग्रल x का पावर n dx, ये dx लिखना बहुत जरूरी है, अभी बताया था किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है वो लिखना जरूरी है। इसके बिना अगर सर मैं सिर्फ इंटीग्रल x का पावर n लिख दूं तो ये टर्म हो गई मीनिंगलेस। ये इसलिए मीनिंगलेस हो गई कि इसको जोड़ना किसके रिस्पेक्ट में है। भाई जब y को डिफरेंशिएट किया था तो किसी के रिस्पेक्ट में किया था, y को तोड़ा था तो किसी के रिस्पेक्ट में तोड़ा था, तो जोड़ोगे तो किसी के रिस्पेक्ट में जोड़ना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x ऐसा लिखोगे, यानी चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x लिखोगे। तो इंटीग्रेशन भी जब आप करोगे y का तो किसी के रिस्पेक्ट में करना होगा, किसके रिस्पेक्ट में उसे जोड़ा जा रहा है ये देखना पड़ेगा, यानी एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी वहां इन्वॉल्व होगी। ठीक है चलो ये बात हो गई, ये मीनिंगलेस है, ये आप समझ लें, ठीक है, ये लिख देता हूं मैं। अब इसको लगाएं अगर x का पावर n dx तो क्या बन जाएगा भाई, x का पावर n प्लस 1 यानी 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1, इट विल बी x का पावर 7 अपॉन 7। ये एक एग्जाम्पल जो था ये सिर्फ और सिर्फ इस रूल को एड्रेस कर रहा था, बाकी कुछ नहीं। रूल कैसे लगाना है बस वो बता रहा था। अब वापस इस मुद्दे पे आ जाते हैं। सर ये आ गया dy बाई डी एक्स, ये तो आ गया आपके पास f डैश ऑफ x, इसको इंटीग्रेट करके वापस जादू करो, इक्वेशन 1 लाके बताओ, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बस इतना करना है। नाउ वी विल इंटीग्रेट इक्वेशन 2 टू गेट बैक इक्वेशन 1। ओके सो थोड़ा अरेंज कर लो, dy उधर dx भेज दो क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में करना है, 4x प्लस 3 dx, ये बात हो गई। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो इंटीग्रल dy इक्वल टू इंटीग्रल 4x प्लस 3 dx। इंटीग्रल dy इज द वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ y, सो इंटीग्रल dy यानी सारे छोटे छोटे पार्ट को जोड़ दो। अच्छा एक बात और, एक मटेरियल का एटम सेम होगा या अलग अलग, सारे एटम सेम होंगे या अलग अलग, सारे एटम सेम होंगे। जब मैं इस वुड की बात कर रहा हूं तो इसके सारे एटम सेम हैं, तो उन सारे एटम का मतलब dy, एक एटम का नाम dy तो सारे एटम का नाम dy, ठीक है। तो सारे dy जोड़ो, दे आर ऑल आइडेंटिकल, दे आर ऑल आइडेंटिकल। सो इंटीग्रल dy का मतलब क्या बन जाएगा, y, क्योंकि y से बना था dy, y को छोटा तोड़ा तो dy बना, जब सारे छोटे छोटे dy जोड़े तो y बना। तो इस इंटीग्रल dy को तो मैं डायरेक्टली ही y लिख सकता हूं, या d यानी डेरिवेटिव, ये साइन जो है ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, दे आर एंटी यानी अपोजिट टू ईच अदर, तो दोनों कैंसिल कर देंगे तो y बचेगा सिर्फ।
इंटीग्रल डी वाई है, तो इंटीग्रल और डी तो कैंसिल कर दिए एक दूसरे को, तो वाई बचा सिर्फ। ऐसा समझ लो या वैसा समझ लो, एक ही बात है। तो ये इंटीग्रल डी वाई तो बन गया वाई इक्वल टू, एक एक टर्म के साथ आ गए अगर हम ऑपरेशन करने, तो 4x dx हो गया प्लस इंटीग्रल 3 dx। वही बात, 4 कांस्टेंट है बाहर रख दो क्योंकि x चाहिए हमें, तो 4 कांस्टेंट है बाहर रख दो क्योंकि इंटीग्रल x का पावर n ही हमारे काम का है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 को बाहर रख दिया हमने, तो यहां से क्या बनता है y इक्वल टू 4 इंटीग्रल x का पावर 1 dx हो गया प्लस, सर इधर से भी 3 को बाहर रख दें, हाँ भर दो, 3 को बाहर रख दो तो इंटीग्रल dx आ गया सिर्फ। अब क्या करें सर, इंटीग्रल dx पर वहां तो x का पावर n चाहिए ना कुछ तो भी, देखो जरा वहां इंटीग्रल dx के बीच में x का पावर n चाहिए ना, कुछ है वहां, x का पावर n लिखा है वहां x का पावर n कहाँ है सर, इंटीग्रल dx ही तो है। अरे यहाँ 3 था, 3 को बाहर रखा तो इंटीग्रल dx है। अरे इंटीग्रल dx में ये लगा नहीं सकते हो क्या, बिल्कुल लगा सकते हो, ये x का पावर n चाहिए ना सर, तभी तो लगाएंगे। अरे है भाई x का पावर n, देखो दिखता है क्या, ये देखो दिखता है क्या x का पावर n, सर वो तो 1 है, 1 है, x का पावर 1 कैसे आ गया, वो x का पावर समथिंग कैसे आ गया, वो तो 1 है। अरे भाई 1 इज x का पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। सो इंटीग्रल dx के अंदर 1 तो है और 1 ही मतलब x का पावर 0 है, तो हम 1 को ही x का पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि हमें वो रूल यहां फिट करना है। तो 4 इंटीग्रल x का पावर 1, तो 1 प्लस 1 यानी कितना 2 और अपॉन 2 प्लस 3 इंटीग्रल x का पावर 0 dx, 1 की जगह x का पावर 0 आ सकता है, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। तो अब यहां से इंटीग्रल x का पावर 0 dx, तो अब इसके ऊपर अगर रूल लगाएं, ये काट दो 2 से, तो इट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 3। अब ये x का पावर 0 यानी n प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 यानी x का पावर 1, 0 प्लस 1 और अपॉन भी 0 प्लस 1, ये आ गया हमारे पास। सो ये आ गया y फाइनली 2x स्क्वायर प्लस 3x का पावर 0 प्लस 1 इज x और अपॉन में 1 यानी x का पावर 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ चेक 1 and 3। Equation 1 and 3 are equal, hence verified, ये हो गया लो भाई वेरीफाइड। पर थोड़ा और सीखना होगा। एक और एग्जाम्पल है, कुछ बातें सिखाता हूं। अब यहां देखोगे तो y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1, कि कोई y दिया है फंक्शन ऑफ x, 3x स्क्वायर प्लस 1। नाउ डिफरेंशिएट, इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे, फिर वापस ये रिकवर होता है क्या देखेंगे। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है सर, ये रिकवर हो गया तो ये भी रिकवर हो जाएगा। इसमें और इसमें एक अंतर है, यहां देखो कोई अकेला कांस्टेंट नहीं है, यहां देखो मैं एक अकेला कांस्टेंट ले आया हूं, यानी ये 1 एक अकेला कांस्टेंट है, तो अंतर है। अब ये 1 का क्या रोल है, ये 1 से क्या खेल होता है ये देख लेते हैं, अपन समझ लेते हैं, ठीक है ना। नाउ डिफरेंशिएट y with respect to x, you'll get dy by dx equal to ddx of 3x square plus 1। now you'll get it like 2 सामने लाओ, 3 2 6, 6x plus 1 का तो हो गया 0 यानी it is 6x only। this is equation number 1, this is equation number 2, यानी आपको फाइनली dy by dx की वैल्यू जो है वो 6x मिली। मैं इसको लिखता हूं इक्वेशन नंबर 2, ओके, इसको हटा देता हूं, ओके। देखना बड़ी मजेदार चीज है, इसको मिटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा आई होप, थोड़ी जगह की जरूरत है हमें। रूल नंबर 1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अभी नहीं मिटाता हूं, ठीक है। दिस इज 2, नाउ इंटीग्रेट इक्वेशन 2
इंटीग्रेट कर दिया तो dy इक्वल टू आ गया 6x dx, इंटीग्रेट कर दिया तो dy का बना y, इंटीग्रल 6x, 6 को निकाला बाहर, इंटीग्रल x का पावर 1 dx, 6 x का पावर 1 लगाएंगे अपना रूल तो x का पावर n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 तो x का पावर 2 अपॉन 2 काटो 3 से, y बना 3x स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ अगेन यू हैव गॉट 1 एंड 3 आर सेम। मिल गई क्या बोलो? ये रही इक्वेशन नंबर 1, वो रही इक्वेशन नंबर 3। क्या 1 और 3 सेम है? क्या 1 और 3 सेम है? अभी के लिए मैं इस रूल को मिटा देता हूं, मुझे थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करना है चीजें। क्या 1 और 3 सेम है? सोचो जरा, क्या 1 और 3 सेम दिखते हैं? ऑब्वियस है यार, किसी को भी दिख जाएगा नहीं है। क्या मिसिंग है 1 और 3 में? क्या मिसिंग है 1 और 3 में? 1 और 3 में क्या मिसिंग है? 1 के अंदर यहाँ 1 आ रहा है, 3 में 1 नहीं आ रहा। तो यहां लिखेंगे एज वी कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 3 वी कैन सी दैट इंटीग्रेशन कैन नॉट रिट्राइव दी एक मिनट, मुझे यहाँ लिखना चाहिए थोड़ा सा और इसको अच्छे से, दैट indefinite integration cannot retrieve the constant term. Indefinite integration, ठीक है, cannot retrieve the constant term। मैं बताता हूँ indefinite integration क्या, थोड़ी देर में लिखता हूँ। Hence to validate इक्वेशन 3, अब इस इक्वेशन 3 को वैलिडेट तो करना पड़ेगा, पर हमें एक बात तय है, यहां क्या मिसिंग है? तो सिर्फ एक कांस्टेंट मिसिंग है। टू वैलिडेट इक्वेशन 3 वी हैव टू पुट कांस्टेंट c, we have to add constant c for any result, for every लिख देता हूं, for every result of indefinite integration। थोड़ा समझाता हूं। यहां ये लिखा है भाई, सिंपल लिखा है कि किसी फंक्शन को जब इंटीग्रेट करते हैं तो ओरिजिनल फंक्शन में जो कांस्टेंट टर्म होती है वो रिट्राइव यानी रिकवर नहीं हो पाती, इसलिए उस कांस्टेंट टर्म की याद में हमेशा आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर एक c लगाना पड़ेगा। देयरफॉर इक्वेशन 3 विल बिकम like y equal to 3x square plus c, y equal to 3x square plus c, y equals to 3x square plus c। इसका मतलब ये c कहीं ना कहीं इस 1 को रिप्रेजेंट करता है ना, एंड वैल्यू ऑफ c कैन बी डिटरमाइंड by initial conditions, ये c की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा बाद में, अभी टाइम है उस चीज को। हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें c की वैल्यू निकालेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। वो इनिशियल कंडीशंस कुछ दी रहती हैं, उसके हिसाब से हम ये c निकालते हैं। पर एक बात समझ लो, जहां भी इंटीग्रेट करोगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे, वहां हमेशा जो आंसर आएगा उसमें प्लस सी करना है। यानी आप एक बात सोचो कि जो मैंने पहला वाला यहाँ सवाल किया था, जो मिटा दिया मैंने, जो पहला वाला मिटा दिया, यहाँ पे भी प्लस सी होना चाहिए था। फिर आप बोलोगे सर जो आपने ओरिजिनल इक्वेशन ली थी जो यहाँ, वहां तो था ही नहीं ना कोई कांस्टेंट,
बिल्कुल मैंने समझाने के लिए नहीं लिया था। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू जब हम इनिशियल कंडीशन से निकालेंगे तो इसकी वैल्यू सी की वैल्यू आएगी 0। कितनी जबरदस्त चीज है, वी कैन रिकवर दिस वैल्यू, बट वी शुड नो, एटलीस्ट वी शुड नो द इनिशियल कंडीशंस, वो दी रहती है, उससे वो निकाला जाता है। अब एक बात बता देता हूं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, it is the integration without limits or boundaries। जोड़ना है ना, तो ये इंटीग्रेट किया आपने किसी फंक्शन को, दैट इज इंटीग्रल सम एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहां देखोगे तो यहां कुछ लिखा नहीं है, ये नीचे और ये अपर, नो लिमिट्स, ये कोई लिमिट दी ही नहीं है, लिमिट्स ही नहीं है यहाँ, बाउंड्री में कुछ नहीं लिखा है। सो दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और फिर आता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन। इस डेफिनाइट इंटीग्रेशन की माया ये है कि यहाँ पे कुछ आएगा एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ कुछ लिमिट दी होगी ए से बी, हियर ए एंड बी आर बाउंड्रीज और लिमिट्स, कोई लिमिट्स है, कुछ बाउंड्रीज है जिसमें हमें इंटीग्रेशन करना है। जब बाउंड्रीज नहीं होंगी तो ये इनडेफिनेट कहलाएगा, जब बाउंड्रीज होगी तो डेफिनेट कहलाएगा। भाई बाउंड्री है, कुछ हमें पता है कहां से कहां तक जाना है, तो हमें भाई डेफिनेट है, हमारा डिस्टेंस ट्रैवलिंग डेफिनेट है। जैसे बोला गया यहां से उठना है आपको हैदराबाद जाना है, यहाँ नागपुर से उठना है हैदराबाद जाना है, नागपुर से उठ के हैदराबाद जाना है, तो लिमिट फिक्स है ना, नागपुर से जाना है हैदराबाद। ये पढ़ाऊंगा ना डेफिनेट, ये पूरा पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। अभी सिंपल सिर्फ इंटीग्रेशन सीख रहे हैं हम लोग, तो दैट इज इनडेफिनेट, बाउंड्री फिक्स नहीं है तो कहीं से भी कहीं जाओ। अब कहीं से भी कहीं जाओगे तो वहां हमेशा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जो अभी हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं वो इंडेफिनेट है। जब पूरा इंटीग्रेशन सीख लेंगे इंडेफिनेट में सीखेंगे और फिर बाद में उसमें लिमिट लगाना सीखेंगे। तो अभी जो भी हम इंटीग्रेशन करेंगे, जितना भी इंटीग्रेशन करेंगे, सब में आंसर पे प्लस सी करना होगा। सारे इंटीग्रेशन में आंसर में प्लस सी करना होगा, पर डेफिनेट में नहीं करना, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स एंड आई हैव प्रूव्ड दैट हाउ इट इज एंटी डेरिवेटिव, कैसे ये डेरिवेटिव का उल्टा है, और ये सारी बातें आपको बता दी। अब सिर्फ मैं पहले पूरे रूल्स लिख देता हूं। सबसे पहले हम रूल्स लिख लेंगे। कितने मिनट का वीडियो ये हो गया है, लेट्स सी, 40 मिनट का हो गया है, 42 मिनट्स का हो गया है, ठीक है। हम लोग इस वीडियो में रूल्स पूरे लिखेंगे इंटीग्रेशन के, और रूल्स लिखने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए देंगे। तो इसको पहले तो अपन रूल्स देख लेते हैं ना, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे कि मैंने कहा एंटी डेरिवेटिव, सो एंटी डेरिवेटिव के लिए आप सारे रूल्स डेरिवेटिव के जो हैं, डेरिवेटिव के रूल्स जो हैं बस उसको उल्टा करना सीख लें, बस खत्म। तो रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो अपन यहाँ पे सबसे पहले एक अपना पावर रूल लिख लेते हैं। तो फर्स्ट वन मैं यहाँ लिखूंगा डेरिवेटिव के सारे रूल। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन इज एन एक्स का पावर एन माइनस 1। और यहाँ से जो इंटीग्रेशन का रूल है, यहाँ जो इंटीग्रेशन का रूल है वह इंटीग्रल, इसको अपन क्या साइन दें, कुछ ऐसा साइन दे देते हैं। इंटीग्रल x का पावर n dx इज x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है इसलिए यहाँ प्लस c आएगा। और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन मैंने कही थी, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। अभी पता चल जाएगा क्यों, इस टेबल में पता चल जाएगा। इसके बाद में आपके पास सेकेंड रूल कहता है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहां आपको मिल जाएगा इंटीग्रल, अब यहां जो आंसर आ रहा है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स गिव्स यू कॉस एक्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विल गिव यू साइन एक्स। सो इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स इज साइन एक्स प्लस सी। सी लगाना कभी ना भूलें, जब भी कभी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो जहां लिमिट्स ना लिखी हो वहां सी लगाना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद थर्ड रूल, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स,
सो इसका इंटीग्रल साइन एक्स, अब माइनस साइन उधर भेज दो, इंटीग्रल साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इसके बाद नेक्स्ट रूल जो है वो है डी डी एक्स ऑफ tan x इज sec स्क्वायर एक्स। सो अब sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज tan x प्लस सी। आपको एक बात और बता दूं, आपके पास सिर्फ sec x ddx का इंटीग्रेशन नहीं है, आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन किसका है, sec स्क्वायर x का। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, आपके पास sec x का इंटीग्रेशन ही नहीं है। और जितने रूल्स मैं यहां लिख रहा हूं बस उतना ही चाहिए और उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सफिशिएंट है, फिजिक्स के लिए बहुत सफिशिएंट है। फिफ्थ, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रल, अब माइनस उधर भेज देना, इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। Next is number 6th, ddx of sin cos tan cot sec, ddx of sec x is equal to sec x into tan x। so अब sec x tan x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रल sec x into tan x equal to again sec x plus c। पूरे देखो कितना इजी है, जिसको डेरिवेटिव आएगा उसका उल्टा कर दोगे इंटीग्रेशन आ जाएगा, आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, बड़ा इजी है, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो। 7th, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सो इंटीग्रल कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx, एक गलती कर दी मैंने, यहां dx नहीं लगाया, dx ना लगाऊंगा तो मीनिंगलेस हो जाएगा। इंटीग्रल कोसेक एक्स कॉट एक्स dx इक्वल टू माइनस उधर जाएगा, माइनस, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं आई थिंक, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। यहां से आगे जाएंगे तो ये आपके पास देखो ट्रिग्नोमेट्री के 6 आ गए, 1 2 3 4 5 6 है ना। अब डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स। सो ई पावर एक्स बेशरम टाइप का फंक्शन है, बताया था मैंने, वो चेंज ही नहीं होता, डेरिवेट किया तो भी सेम, इंटीग्रेट किया तो भी सेम। तो इंटीग्रल ई पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस सी। इसके बाद डी डी एक्स ऑफ एल एन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। अब क्या, इंटीग्रल 1/x dx। अब देखो कुछ समझ में आता है, इसका कोई संबंध समझ में आता है। अगर इस 1/x को आप ऊपर ले जाओ यहां से, इंटीग्रल 1/x का, तो आपका ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, ln ऑफ x प्लस सी बनेगा ना। अगर इस 1/x को आप x को ऊपर ले जाओ तो x का पावर -1 हो जाएगा, यानी n की वैल्यू -1 हो जाएगी, यानी x का पावर -1 में कभी ये वाला रूल नहीं लगाना, क्योंकि उसका रूल है ln ऑफ x। भाई n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, यहाँ क्यों कंडीशन डाली, इधर n -1 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर इंटीग्रल x का पावर -1 dx है, इसका मतलब ही, एक मिनट यहाँ नहीं दिख रहा होगा, मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, है ना। देखो अगर इंटीग्रल x का पावर -1 dx है, मान लो हमने ले लिया -1, बट एक्चुअली इसी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल 1/x dx। पर इंटीग्रल 1/x dx ही क्या होता है आपके पास, इसका मतलब होता है ln ऑफ x। आप इसकी जगह ln ऑफ x लिखेंगे, आप ये वाला रूल नहीं लगाएंगे, इसलिए वहां बोला है कि n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। बात को समझो, क्योंकि जब n -1 हो जाएगा तो वो 1/x का इंटीग्रेशन होगा, और इंटीग्रल 1/x जो होता है वो ln x होता है। इंटीग्रल 1/x dx ln x होता है, इंटीग्रल 1/x dx ln x होता है। आप यहाँ पावर रूल नहीं लगाएंगे, इसलिए n -1 नहीं होगा। जब भी n -1 होगा तो वो ln x बन जाएगा, n -1 होगा वो ln x बन जाएगा।
ये देखेंगे तो ये बढ़िया रूल्स हैं। आई होप ये सब आपने लिख लिया होगा। इसको मिटाता हूं मैं, नहीं लिखा होगा तो पॉज करके लिखें। ये सब कुछ बड़ी मेहनत से आप तक पहुंचाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें, इतना सारा कंटेंट, ये सब आप तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत होती है। ये सब जितनी भी चीज़ें हैं अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करेंगी और डेफिनेटली इन सब चीज़ों से आप बहुत अच्छे रैंक्स निकाल सकते हैं। खैर, अब मेरा जो पार्ट है वो ये कि भाई मैंने आपको रूल्स दिखा दिए, इसकी बढ़िया टेबल बनाओ। इवन एक काम करो, बहुत बढ़िया काम करो। आप क्या कर सकते हो पता है, अपने जहाँ भी आप पढ़ते हो बैठ के, जिस जगह पे आप पढ़ते हो बैठ के, आप सिर्फ एक काम करो, आज ही अभी 11th वाले बच्चे, आज ही अभी इसका पूरा की पूरा टेबल बनाओ। डेरिवेटिव के पूरे 13-14 रूल्स जो उनका टेबल बनाओ और जहां बैठते हो, जहां टेबल पे बैठते हो पढ़ने, वहां सामने चिपका दो उसको। परमानेंट 2 साल के लिए रहना चाहिए वो। मैं आपको एक बात बताता हूं, 11th वाले बच्चे खासकर ध्यान दें, ये सब कुछ भूल जाता है स्टूडेंट, ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन भूल जाता है। इसका निगेटिव इंपैक्ट ये होता है कि उसे कॉन्सेप्ट आते हुए भी उसको ना क्वेश्चन आ जाता है, पर वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में गलत कर देता है क्वेश्चन, और उस चक्कर में उसको आने वाला कॉन्सेप्ट, आने वाला भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। इससे बड़ी दुख की बात कोई नहीं है कि एक स्टूडेंट है जिसको कॉन्सेप्ट आ रहा था, जिसको सारा समझ में आ गया था, क्वेश्चन कैसे करना है, क्या करना है, उसने पूरा सब कुछ लगा लिया था, पर गलती कहां कर दी उसने, इस इंटीग्रेशन में और इस डेरिवेटिव। इससे बड़ा दुख और किसी चीज का नहीं होता जब पूरा कॉन्सेप्ट आने के बावजूद एक बच्चा क्वेश्चन गलत कर रहा है, और वो गलत कर रहा है किस रीजन से पता है, सिर्फ इंटीग्रेशन में एक रूल नहीं याद था, या एक फॉर्मूला याद नहीं था, या डेरिवेटिव में एक फॉर्मूला याद नहीं था, गलत। बहुत दुख है, बहुत दुख की बात है। इसलिए आज अभी कसम खाओ, इसको अपने टेबल के सामने लगाओ, डेरिवेटिव के भी पूरे रूल्स लिखो, मस्त एक चार्ट बनाओ, टेबल के सामने लगा दो। आते जाते खाते पीते, अच्छा, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज व्हाट इट इज माइनस कॉस एक्स। यहाँ देखो, यहाँ डेरिवेटिव भी पूरा मिल रहा है, यहाँ इंटीग्रेशन मिल रहा है। डी डी एक्स ऑफ एक्स एन एक्स टू द पावर एन इज एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 इंटीग्रल एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 एन शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस 1। कभी भी आते जाते दिन भर में 2-3 बार बोल दो। 11वीं वाले 11th वाले बच्चे मेरी इस बात को 6 महीने 7 महीने बाद रियलाइज करेंगे, जब आप इनको भूल जाएंगे। मत होने दो ऐसा। ऐसा होने से बचो। एक छोटा सा टेबल बनाओ और मस्त चिपका दो, बहुत फायदे की चीज है। चलो क्वेश्चंस कराता हूं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन से काम करते हैं। इफ y इक्वल्स टू, या फिर इसको लिखते हैं फाइंड y इक्वल टू इंटीग्रल 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। बेसिक सा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म। सो y इक्वल टू इंटीग्रल 3x स्क्वायर, एक एक टर्म के साथ इंटीग्रेशन dx को ला लो, प्लस ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं जैसे वैसे ही कर रहे हैं, इंटीग्रल 2x dx प्लस इंटीग्रल 1 dx। वही अपना प्यारा सा रूल, इंटीग्रल x का पावर n dx इज x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। डेफिनेटली आप यहाँ देख लें, यहाँ कोई लिमिट नहीं है, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। यहाँ पे आपको प्लस सी लास्ट में लगाना है, बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज उसे गलत माना जाएगा। बस ये है कि 3 को पहले बाहर ले आओ, 2 को पहले बाहर ले आओ, यहाँ से 1 को बाहर लाओगे, यानी 1 ही तो x का पावर 0 होता है। इसको बरोबर हमेशा ध्यान रखना, इंटीग्रल 1 dx है, इंटीग्रल dx हमेशा x होता है, दिमाग में बैठा दो उसको। तो y इक्वल टू 3 बाहर लिख दो, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx प्लस ट्वाइस 2 इंटीग्रल x का पावर 1 dx प्लस, अब 1 को मैं लिख देता हूँ x का पावर 0 dx। देखो डायरेक्ट मैंने 1 को क्या लिख दिया, x का पावर 0। भाई एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, यानी 1 इज x का पावर 0। अब ये रेडी हो गया अपना, वो प्यारा सा रूल लगाने के लिए रेडी है। चलो 3 इंटीग्रल x का पावर n लगा दो, तो x का पावर n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1
प्लस 2 एक्स का पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस एक्स का पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस सी। तो यहां बना आपके पास 2 प्लस 1 3, 3 कैंसिल यानी एक्स का पावर 3 प्लस 2 और 2 कैंसिल यानी एक्स का पावर 2 प्लस एक्स प्लस सी। दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई। एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं, देखो क्या होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड वाई इक्वल टू इंटीग्रल रूट एक्स प्लस 3 बाई रूट एक्स प्लस एक्स का पावर 2 बाई 3। ऐसे गंदे गंदे से वैल्यूज ले लेते हैं, कोई भी हो क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे अपन कर लेते हैं y इक्वल टू, इंटीग्रेशन को अंदर भेजते हुए ये वैल्यूज़ को भी थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। इंटीग्रल x रूट x है तो x का पावर 1/2 dx है। नीचे वाले को हमेशा न्यूमरेटर में लाओ, ये पहले भी बताया, तो प्लस 3 और नीचे से रूट x ऊपर आएगा तो x का पावर -1/2 इंटीग्रल dx प्लस इंटीग्रल x का पावर 2/3 dx। यहाँ एक ही कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, बाकी टर्म्स में तो कुछ है नहीं। तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x का पावर 1/2 यानी x का पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में चला जाएगा 1/2 प्लस 1। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस 3 तो बाहर आएगा तो x का पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन में चला जाएगा -1/2 प्लस 1। यहाँ से आ जाएगा प्लस x का पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन में चला जाएगा 2/3 प्लस 1। हो गया काम, सॉल्व कर लेते इसको। यानी x का पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 आधा और 1 यानी 1.5 यानी 3/2 अपॉन में भी आ जाएगा 3/2 प्लस यहाँ पे देखोगे तो क्या आ रहा है, 3 तो है ही है, x का पावर -1/2 प्लस 1 यानी x का पावर हाफ और नीचे भी आएगा -1/2 प्लस 1 यानी हाफ। इसको फिर और सिंप्लीफाई करें तो x का पावर 2/3 प्लस 1 यानी 3 इधर जाएगा, 3 + 2 5, 5/3 यानी x का पावर 5/3 अपॉन x का पावर 5/3। आपने देखा होगा जो इसके पावर में आता है वही डिनोमिनेटर में आता है, जो पावर में आता है वही डिनोमिनेटर में आता है, जो पावर में आता है वही डिनोमिनेटर में आता है, जो पावर में आता है वही डिनोमिनेटर में आता है। बस अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते इसको, सिंप्लीफाई कर लेते तो क्या बनता है, देखो y इक्वल्स टू x का पावर 3/2 और नीचे का 3/2 ऊपर जाके बन जाएगा 2/3 प्लस ये 2 ऊपर जाएगा तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 = 6 x का पावर 1/2 फिर से 3 ऊपर जाएगा तो 3/5 हो जाएगा यानी प्लस 3/5 x का पावर 5/3 प्लस c बिना फेल, विदाउट फेल इसको लगाएं। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड y इंटीग्रल 1/x प्लस cos x प्लस e पावर x dx। तो बस आपको इंटीग्रेशन का साइन अंदर भेजना है, 1/x dx प्लस इंटीग्रल cos x dx प्लस इंटीग्रल e पावर x dx, e पावर x dx। ठीक है, वो टेबल देख लो, चिपका दो। इंटीग्रल 1/x, अब इस x को ऊपर ले जाओगे क्या -1 बनाने, ऐसा भाई इंटीग्रल 1/x, ध्यान करो ध्यान, इट इज ln of x, सो y इक्वल्स टू ln of x प्लस इंटीग्रल cos x dx, इंटीग्रल cos x dx इज sin x प्लस e पावर x इज e पावर x प्लस c। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आएगा किसी के दिमाग में, सर इंटीग्रल 1/x dx ln x है, सही बात है, पर इसके साथ एक c था। फिर सर इंटीग्रल cos x dx यानी sin x है, वो भी बात सही है, इसके साथ भी एक c था। और सर इंटीग्रल e पावर x dx भी एक e पावर x है, वो भी सही है, पर इसके साथ भी c था, और आपने सबका मिला के एक c लिख दिया। और ठीक है ना, उसके पास जो c था वो c1 था मान लो, उसके पास c2 था, इसके पास c3 था, पर मेरा ये जो c है ना ये c1 + c2 + c3 है। जाओ, मैंने क्या बताया, मैंने कहा बताया c क्या है, मैंने थोड़ी बताया c क्या है, सबका मिला के कॉमन कांस्टेंट है वो, मैंने थोड़ी बताया वो c क्या है। ठीक है, सो डोंट वरी, चीज़ें सब कंट्रोल में है हमारे। लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फिर कुछ 5 क्वेश्चन घर से कर लेंगे, फिर यहाँ इस वीडियो को रोक देंगे, शायद 50 मिनट से ज़्यादा हो गया होगा।
तो एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, y फाइंड y इक्वल टू इंटीग्रल sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x dx। ठीक है ना। अब ये एक टर्म तो y इक्वल टू इंटीग्रल sec x tan x dx प्लस इंटीग्रल sec स्क्वायर x dx। इंटीग्रल sec x tan x dx, इंटीग्रल sec x tan x dx, ये रहा देखो sec x, तो इसका तो वैल्यू लिख दिया आपने sec x प्लस इंटीग्रल sec स्क्वायर x कहीं दिखता है क्या, ये रहा इंटीग्रल sec स्क्वायर x, वो था tan x, ये लिख दिया tan x प्लस c, ये आ गया आंसर। ओके, सो होमवर्क फर्स्ट y इक्वल टू इंटीग्रल x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। सेकेंड इंटीग्रल 1/x प्लस रूट x प्लस x का पावर 3/2 dx। थर्ड y इक्वल टू इंटीग्रल कोसेक x कॉट x प्लस रूट ओवर x क्यूब dx। ठीक है। फोर्थ इंटीग्रल e पावर x प्लस साइन x प्लस 1/x dx। लास्ट क्वेश्चन y इक्वल टू इंटीग्रल 1/x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब प्लस 6 स्क्वायर x dx। ठीक है, दीज आर द 5 क्वेश्चन। अपने आप से करो। अगले लेक्चर में थोड़ा इंटीग्रेशन का पार्ट और है, एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर इंटीग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर इंटीग्रेशन, इसको करना होगा हमें। आई होप आपको ये बड़ा मज़ा आया होगा, यू हैव एंजॉयड इट। आई होप अगर आप इस पे से कुछ सीख पा रहे हैं, अगर आप इन वीडियोस से कुछ आपको हेल्प मिल रही है, कुछ मदद मिल रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, लाइक करें। एक्चुअली योर अप्रिसिएशन इज़ आवर मोटिवेशन। आप जितना ज़्यादा इस चीज़ को स्प्रेड करेंगे, दैट विल बी लाइक एन अप्रिसिएशन फॉर अस एंड दैट विल मोटिवेट अस to give you the best possible material or on internet or in YouTube. ठीक है ना? So thank you very much. We'll stop here. Goodbye.